हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक पे। तो आज हम बात करेंगे, हमारी 5 यूनिट स्टार्ट हो गई है सेकंड पेपर की। तो 5 यूनिट में हम 5.1 पढ़ेंगे। इसमें है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ये चीज़ हमने शायद बहुत बार सुन रखी होगी। इस पर पूरा मैं एक वीडियो ऑलरेडी दे भी चुकी हूँ इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में। बट इट इज़ मतलब डिमांड, हम लोग जैसे भी हमारे टॉपिक की डिमांड होती है हम उसके ऊपर बात करते रहते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा। यहाँ पे हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव होगा, इंसिडेंस होगा, इसके टाइप्स हैं, क्या क्या इनके बारे में मिसकंसेप्शन है, इस बारे में बात की जाएगी। तो जैसे आप लोगों ने मेरे मुंह से बहुत बार सुना है, देन इस 3 कॉमन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज इज ऑल ओवर अराउंड, जो आपके सिलेबस के घूम रहा है। हमने IDD देख लिया, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ASD स्पेसिफिक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब हम बात कर रहे थे है ना, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इस तरह की फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं, तो आप लोग चीज़ों को नोट डाउन करते अलग से लिखते रहो कि इनकी फुल फॉर्म्स भी इस तरह से आ सकती हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे बात करें, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, प्रिवलेंस है, इंसिडेंस है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मेथड्स, है ना। इसके बारे में हम इस टॉपिक के बारे में सब जो हमारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसके नीचे आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ दे रखा हुआ है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया एंड डिसप्रैक्सिया। इट इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये 4 जो दे रखे हैं ना, ये इसके टाइप है। अब हम इन 3 के बारे में भी बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हमने अपना टॉपिक समझा क्या है, अब डायरेक्ट हम बात करते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। कि सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। यहाँ लिखा हुआ है इस अधिगम अक्षमता, है ना, विशिष्ट अधिगम अक्षमता या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इट इज कॉमन थिंग्स। यहाँ पॉइंट्स में कुछ लिखा हुआ है। अधिगम अक्षमता क्या है? एक छिपी हुई विकलांगता है, एक हाइडन डिसेबिलिटी है, जिसको इंसान क्या है कि सामने वाले व्यक्ति को हम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जिस तरह से हम ID वाले बच्चे को देख के बता देते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, इधर मतलब कि एक लुक वाइज से हम देखेंगे और उसको हम प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए चाहे, लेकिन उसमें हम कुछ ना कुछ सस्पेक्ट कर लेते हैं कि भाई बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट अधिगम अक्षमता क्या है? अधिगम अक्षमता एक ऐसी दिव्यांगता है जिसको हम देखकर नहीं ज्ञात कर सकते कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी। इट इज हाइडन डिसेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, इसकी पहचान बाल्यावस्था या विद्यालय अवस्था में की जा सकती है। अधिगम अक्षमता की पहचान हम तभी कर सकते हैं जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो चाहे वो स्कूल जाने की जो हमारी अवस्था होती है बाल्यावस्था या फिर जो विद्यालय की अवस्था होती है, इसमें इसके जो सिम्टम होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखें, सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। क्या है इसमें? लर्निंग जो हमारी एबिलिटी होती है, सीखने की क्षमता होती है, पढ़ना लिखना, इस तरह की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो इफेक्टेड हो जाती हैं जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से इफेक्टेड होते हैं। यहाँ बात कर रखी है कि अधिगम अक्षमता में जो बुद्धि लब्धि होती है वो IQ होता है, वो सामान्य होता है। हमने जो हमारी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी देखी है हमने कि उसमें IQ इफेक्ट होता है। IQ ना जब तो लेकिन जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं उनका बुद्धि लब्धि से कोई लेना देना नहीं होता है। उन बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? नॉर्मल होती है, लेकिन फिर भी उन्हें कौन सी डिसेबिलिटी होती है? उन्हें अधिगम अक्षमता होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। आगे देखेंगे क्या दे रखा है 5 पॉइंट। अधिगम अक्षमता में बुद्धि लब्धि IQ जो होता है 90 से ऊपर होता है। मैंने इससे पहले भी वीडियो जब हमने ID वाले में बात की है तो हमने बार बार ये चीज़ की है कि 90 से लेके 110 के बीच में जो भी IQ वाले लोग आते हैं वो एक नॉर्मल लो मतलब कि एक सामान्य IQ वाले लोग आते हैं इसमें। तो जो बच्चे जिन बच्चों को मतलब कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनका IQ भी क्या होता है? 90 से ऊपर ही होता है। मतलब उन्हें बुद्धि लब्धि की कोई समस्या नहीं होती, ना उनका कोई डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती, मतलब कि उनके बौद्धिक मतलब कि मेंटल जो डेवलपमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बात यहाँ लिखा है कि अधिगम क्षमता में स्मृति एवं प्रत्यक्षीकरण की समस्या देखने को मिलती है। जो बच्चे हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं वो स्मृति मतलब चीज़ों को मेमोरी में उन्हें याद रखने में, और प्रत्यक्षीकरण मतलब चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में बनाए रखने में क्या होती है? समस्या होती है। अधिगम अक्षमता हाइड्रोजेनिक विसंगति है जिसमें भाषा, गणित, तार्किकता, लिखने, पढ़ने, सुनने, बोलने एवं सामाजिकता में क्या है? कमी देखने को मिलती है। जो बच्चे अधिगम अक्षमता से ग्रसित होते हैं उन्हें लिखने में समस्या आती है, लिखने के कौशलों में समस्या आती है, पढ़ने के कौशलों में समस्या आती है, बोलने के कौशलों में समस्या आती है, सोचने में समस्या आती है, गणित के सवालों को करने में समस्या आती है, सोशलाइजेशन में भी क्या है? इनकी कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे देखें हम प्रिवलेंस की हमने बात की थी, क्या है, क्या यहाँ बात कर रखी है, प्रसार या प्रसाद नहीं, सॉरी प्रसार है, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो यहाँ हम बात करें भारत में विशिष्ट शिक्षा स्मिता का प्रसार विभिन्न अध्ययनों में 5:15 के बीच है। इसका मतलब जब हम इसके प्रसार की बात करते हैं तो क्या है, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक प्रभावित होता है। जो हमारा अधिगम क्षमता है वो क्या है, वो लड़कों को ज़्यादा प्रभावित करता है लड़कों की तुलना में। तो इसका अनुपात है वो 5:15 है। मतलब अगर किसी कंडीशन में 15 लड़के अगर इस चीज़ से इफ़ेक्टेड होंगे तो उस कंडीशन में सेम प्लेस में 5 लड़कियाँ इफ़ेक्टेड होंगी। यहाँ बात की जा रही है कि लड़कियों की तुलना में क्या है, लड़कों को अधिक प्रभावित होने के लिए पूर्वाग्रह प्रतीत होता है। सहरुणताओं में शामिल है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है जिसमें ज़्यादातर लड़के जो हैं वो इफ़ेक्टेड होते हैं, वो कौन कौन सी हैं, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर मतलब ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, कंडक्ट डिसऑर्डर, और जो हमारे व्यवहार मतलब ये कि जो हमारे बिहेवियर और जो हमारे इमोशंस के जो डेवलपमेंट होता है इससे वो भी इफ़ेक्टेड होता है लड़कियों के मुकाबले लड़कों में ज़्यादा। तो हम बात कर रहे थे ऐतिहासिक परिदृश्य मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की के क्या क्या हिस्ट्री रही है पिछले टाइमों में, किस तरह से अधिगम क्षमता को उभरा है, किस तरह से क्या क्या चेंजेस हुए इसमें। तो अधिगम क्षमता के इतिहास पर दृष्टिपात करने से आप पाएंगे कि इस पद ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण करने के लिए एक लंबा सफ़र तय किया है। मतलब आज हम इसे जो भी जिस नाम से जिस रूप में हम इसे पहचानते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी को, इसको अपना जो स्थान प्राप्त करने में क्या है बहुत लंबा टाइम लगा है। इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में हुआ, सैमुअल क्रिक ने किया था। यह पद आज सार्वभौमिक एवं सर्वमान्य है। जो पद आज मतलब इसका व्यवस्थित है उसे सभी लोग तब इसी नाम से जानते हैं ऑल ओवर सब जगह। जिसके पूर्व विद्वानों ने क्या है अपने अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर अनेक नाम दिए, मतलब जो पूर्व विद्वान थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया इस चीज़ को, उन्होंने क्या है विभिन्न नाम दिए इसके बारे में। सबसे पहले जैसे न्यूनतम मस्तिष्क क्षतिग्रस्ता, औषधि विज्ञानी चिकित्सा विज्ञान द्वारा, मनोस्नायुजनिक विकलांग, मनोवैज्ञानिक स्नायु वैज्ञानिकों द्वारा क्या है अति क्रियाशील, मनोवैज्ञानिकता न्यूनतम उपलब्धता, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा आदि। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से इसकी खोज की और विभिन्न प्रकार के क्या किए नामांकन इसके किए। आगे देखें क्या रेड्डी, रमार एवं कुशमा 2003 ने अधिगम क्षमता के क्षेत्र के विकास को 3 चरणों में क्या किया, विभाजित किया। 2003 में रेड्डी, रमार एवं कुशवा ने क्या है अधिगम को 3 क्षेत्रों में डिफाइन किया। फर्स्ट है हमारा प्रारंभिक काल, उसके बाद है रूपांतरण काल, उसके बाद है हमारा स्थापन काल, कैसे तरह से इसका प्रारंभ हुआ, क्या फिर इसके बाद में क्या क्या चेंजेस हुआ, बाद में इसका रियल जो इसकी स्थापना है वो किस तरह से हुई। देख लेते हैं एक बार नज़र डाल के प्रारंभिक काल में क्या क्या हुआ। यह काल अधिगम क्षमता के उद्भव से संबंधित है, मतलब जिस टाइम पे फर्स्ट इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई कि इस तरह की कोई दिव्यांगता होती है तो उस टाइम की बात है। वो कौन सी है, 1802 से लेके 1946 के मध्य का यह समय है। अधिगम क्षमता के लिए कार्यकारी साबित हुआ। अधिगम क्षमता प्रत्यय की पहचान एवं विकास भी समय से आरंभ हुए तथा उनकी पहचान तथा उपयुक्त निराकरण हेतु प्रयास किए जाने लगे। क्या है मतलब कि 1802 से ही इसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब इसके संबंध में कार्य करना स्थापित हो गया था कि इसकी पहचान करा, उसका विकास हुआ किस तरह से, उसकी पहचान में क्या हुआ विभिन्न तरह के प्रयास किए जाने लगे कि इस तरह की जो क्षमता है किस तरह से जानी जाती है, ये है क्या आखिर में। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, रूपांतरण काल। यह काल अधिगम अक्षमता के क्षेत्र में एक नए रूपांतरण का काल के रूप में जाना जाता है। जब अधिगम अक्षमता का एक विशेष अक्षमता के रूप में स्थापित हुई, तब जब अधिगम अक्षमता प्रत्यय का उद्भव हुआ, इन दोनों के मध्य का संक्रमण का काल रही रूपांतरण काल से संबंधित है। मतलब कि जिस टाइम पे ऊपर आइडेंटिफाई हो चुका था हमारे प्रारंभिक काल में कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, इसकी पहचान करने की लोगों ने कोशिश की थी, बस इसका क्या है रूपांतरण के अंदर जो चेंजेस आया है ना कि किस तरह से विशेष क्षमता के रूप में जब ये स्थापित हुई तब इसका जो रूपांतरण हुआ वो आपके रूपांतरण काल में हो गया, इसे इस नाम से जाना जाता है। दोनों के बीच में संक्रमण का काल रही रूपांतरण काल से ही संबंधित है।
इसके बाद नेक्स्ट पढ़ें क्या है स्थापना काल। 60 के दशक के मध्य में अधिगम क्षमता से संबंधित कठिनाइयों को सामूहिक रूप से पहचान की प्राप्ति हुई। इस काल में ही सैमुअल किर्क ने क्या हुआ 1963 में अधिगम क्षमता को प्रतिपादित किया। 60 के दशक के बाद इस क्षेत्र में अनेक विकासात्मक कार्य किए गए। विशिष्ट शिक्षा में अधिगम क्षमता एक बड़े उपक्षेत्र के रूप में प्रतिपादित हुआ। क्या हुआ 1963 के बाद ही क्या हुआ सैमुअल क्रिक ने क्या किया इस शब्द को प्रतिपादित किया कि इसको लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या हुआ। इसके बाद इसमें इसके लिए विकास के क्षेत्र में क्या है विकासात्मक कार्य में इसके विभिन्न जब इसको आइडेंटिफाई करके इसका एक सही नेम सेट कर दिया गया कि इसको इस नाम से पुकारा जाएगा। उसके बाद क्या हुआ इसके विकासात्मक कार्य इसके लिए क्या किए जाने लगे। उसे विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया प्रतिस्थापित करने जाने लगा। ये था हमारा हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने इसका प्रिविलेंस पढ़ा, हमने इसका मतलब के हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव भी पढ़ लिया। अब इसके बारे में हम मिथ्स पढ़ेंगे, क्या क्या लोगों को मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। उसके बाद हम इसके टाइप्स देखेंगे। विभिन्न प्रकार के मिथक हैं, मिसकंसेप्शन हैं और उनके फैक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका सभी सीखने की अक्षमताएं एलडी हैं कि जितने भी बच्चों को सीखने में मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी ने वो सभी क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी के समान हैं। बट ये क्या है एक मिथक है मतलब मिसकंसेप्शन है। इसके बाद हम जो फैक्ट के तथ्य की बात करें कि सीखने की अक्षमता क्या है एक जटिल स्थिति है। इसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और डिस्प्रैक्सिया जैसे विकारों का एक समूह शामिल है। विकार की गंभीरता और उसके लक्षण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। जो आपको दिखा रखा है जब सीखने के जितने भी टाइप दे रखे हैं क्या है ये एक स्थिति है, एक जटिल स्थिति है। हर किसी में अलग अलग लेवल की देखने को मिलती है। हर किसी में इसके अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। कोई एक प्रकार का सिम्टम किसी एक व्यक्ति को ग्रसित नहीं होता है। नेक्स्ट बात करूं मैं मिथक क्या हो सकता है इसका सेकंड कि सीखने की अक्षमता वाले बच्चों का जो आईक्यू होता है वो कम होता है। अभी हमने ऊपर ही कंसेप्ट में ये चीज़ क्लियर करी कि जो हमारे एलडी वाले बच्चे होते हैं उनका आईक्यू से कोई संबंध नहीं होता है। उनका आईक्यू एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह होता है। उसके बाद इनमें क्या होती है अधिगम क्षमता होती है। तो यहाँ बात कर रखी है कि सीखने की जो एक अक्षमता है क्या है एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है और इसलिए ये कम बुद्धि का संकेत नहीं देती है। वास्तव में सीखने की अक्षमता वाले बच्चों में औसत और औसत से अधिक बुद्धि होती है। कभी कभी क्या है नॉर्मल और कभी कभी नॉर्मल से ज़्यादा भी बुद्धि होती है। तो ये भी जो इनका मिसकंसेप्शन है ये गलत साबित होता है। आगे देखें सभी सीखने की अक्षमता वयस्कता से ठीक हो जाती है। जो इनका मिसकंसेप्शन क्या है नेक्स्ट के जो सीखने की अक्षमता है जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या है उस एज में जाके वो चीज़ ऑलरेडी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो बस इसका फैक्ट क्या है कुछ अपवादों को छोड़कर सीखने की अक्षमता को ठीक नहीं किया जाता। मतलब कि कुछ जो चीज़ें हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है बट ऑल ओवर ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे बच्चे सफल नहीं होंगे। सही समर्थन के साथ बच्चे कठिनाइयों से निपटना सीख सकते हैं और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई ताकत का उपयोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चा जो लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं हो। जब उनके पास बुद्धि लब्धि नॉर्मल है तो उनको किस तरह से मतलब हमें इन चीज़ों से निपटना है वो हमें उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेशन देनी पड़ेगी। इसी के साथ बच्चे क्या हैं इस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्या दे रखा है क्या है मिथक सीखने की अक्षमता वाले बच्चे आलसी होते हैं। जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो क्या है लेजी होते हैं। इनका मिसकंसेप्शन है बट इनका फैक्ट क्या है सीखने की अक्षमता वाले बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनके प्रयास आवश्यक परिणाम नहीं लाते हैं। इस कारण से बच्चे निरुत्साहित हो सकते हैं और आलसी दिखाई दे सकते हैं। मतलब कि इस तरह के बच्चे क्या है स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करते हैं बट उन्हें जो जिस तरह का उनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता है। इसके कारण क्या होते हैं वो डीमोटिवेट होते हैं और वो आलसी कुछ टाइम में दिख सकते हैं। नेक्स्ट देखूँ मैं क्या है मिसकंसेप्शन सीखने की अक्षमता और ADHD अक्सर सह अस्तित्व में होते हैं। मतलब कि जो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी है और जो हमारा ADHD होता है वो साथ में होते हैं कि जिस बच्चे को होते हैं। बट जो इनका फैक्ट है मिसकंसेप्शन इनका जो फैक्ट है कि यह सच है कि सीखने की क्षमता वाले लगभग
एक तिहाई बच्चों में ADHD होती है, कि इन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि एक तिहाई बच्चों में क्या है ADHD के लक्षण देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे क्या है, ये सह अस्तित्व में होते हैं, मतलब साथ साथ होते हैं, ये इनका मिसकंसेप्शन है। बट कुछ कंडीशन में जो एक तिहाई बच्चे को उन्होंने बताया, इस कंडीशन में बच्चों को ADHD और लर्निंग डिसेबिलिटी साथ हो सकते हैं। तो यहाँ हमने इसके मिथक देख लिए, मिसकंसेप्शन देख लिया। अब हम देखेंगे इनके टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, जो हमने पढ़ा भी, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया। हमने टाइप देखे थे, क्या क्या टाइप्स हैं। डिसलेक्सिया, डिस का अर्थ होता है कार्य की कमी एवं एलेक्सिया का अर्थ होता है दो शब्दों के साथ कार्य में कमी। अर्थात डिसलेक्सिया का अर्थ हुआ व्यक्ति में वह पठन कमी जो कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता को दर्शाती है। मतलब सिंपल वे में मैं बात करूं, डिसलेक्सिया क्या कहते हैं, पठन संबंधी कमी को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। जिन बच्चों में पढ़ने संबंधी समस्या देखने को मिलती है उन्हें हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। आगे देखें, अर्थात पढ़ने की क्षमता से तात्पर्य जीवन पर्यटन मौखिक एवं लिखित भाषा के कौशलों के विकास में कमी होती है। इसमें भी सभी बच्चों में एक तथ्य लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, यह भी बच्चों में भिन्न कमियों के रूप में देते हैं कि जिन बच्चों में क्या है, पढ़ने की क्षमता से तात्पर्य जीवन पर्यटन मौखिक एवं लिखित भाषा के कौशलों के जो विकास में होती है कमी देखने को मिलती है। बट ये क्या है, हर एक बच्चे में सेम सिम्टम नहीं होते हैं, अलग अलग बच्चों में अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती हैं। तो हम इसके कॉमन कैरेक्टर्स देखते हैं, क्या क्या कमी देखने को मिलती है जो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे होते हैं। यहाँ दे रखा है अक्षरों को ना पहचानना, मतलब सिंपली वो अगर उन्हें बहुत सारे अक्षर एक साथ दे दिए जाएं कि इन्हें आप सिलेक्ट करके कुछ बताओ, तो बच्चा उस टाइम पे कंफ्यूज होता है और वो अक्षरों को उस कंडीशन में नहीं पहचान पाता है। शुद्ध रूप से पढ़ना, कि बच्चों को क्या है, जो एक पर्टिकुलर शब्द है अगर उसे बहुत सारे हम कंडीशन में कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें देते हैं तो उस कंडीशन में वो ठीक रूप से नहीं पढ़ पाता है। नेक्स्ट देखें, सही रूप में अर्थ के साथ ना पहचानना, मतलब जो शब्द का है और उस शब्द के साथ क्या अर्थ निकलता है उस दोनों में क्या है, वो कॉम्बिनेशन या मैच नहीं कर पाता है। सही उच्चारण को व्यक्त नहीं कर पाना, जो भी शब्द या अक्षर को बच्चा पढ़ रहा है क्या है, उसका उच्चारण सही प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाता है। दाएं के अभिव्यक्तिकरण में समस्या, मतलब लेफ्ट राइट में क्या है, उसे आइडेंटिफाई करने में क्या होती है, समस्या होती है। बच्चे में पढ़ने की क्षमता है तो वह संपूर्ण जीवन तक उपस्थित रहती है, कि मतलब अगर बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा होगा तो वो इस कंडीशन से बाहर निकल जाएगा, जीवन पर्यटन उसके साथ ये कंडीशन लगी रहेगी। उसके बाद बात करें जटिल भाषा कौशल के प्रयोग में, जैसे व्याकरण आदि में समस्या होती है। इस प्रकार से बच्चा जो हमारे लैंग्वेज स्किल होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जैसे व्याकरण आदि का यूज़ करते हैं जिसमें हम, वो बच्चा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखें, डिस्ग्राफिया, इसके अंतर्गत बालक में लेखन संबंधी कमी दिखती है, इसे क्या कहते हैं, इसे अक्षमता लर्निंग डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसे लेखन क्षमता अक्षमता भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों में निम्नलिखित कमियां देखने को मिलती हैं, मतलब डिस्ग्राफिया जिन बच्चों में लिखने संबंधी कौशल क्या है की कमी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें डिस्ग्राफिया बोलते हैं। किस तरह की कमियां देखने को मिलती हैं एक बार वो देख लेते हैं। अक्षरों को उल्टा लिखना, जैसे ई को कै लिखना, मतलब कि अक्षरों को या फिर पलट देते हैं। नेक्स्ट देखें हम शब्दों के अक्षरों को उलट देते हैं, जैसे कमल को क्या लिखा इन्होंने, कलम लिख दिया, मैं की जगह ले लिख दिया, ले की जगह मैं लिख दिया। अपनी बीती बातों या घटनाओं को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमें किसी चीज़ पे ऐसे दे दिया जाता है, तो उस चीज़ को क्या है, अगर वो चीज़ हम पे आप बीती है, अगर वो चीज़ हमने एक्सपीरियंस की है, तो उस घटना को क्या है बच्चा लिख कर व्यक्त नहीं कर सकता है। अंग्रेज़ी के बड़े व छोटे अक्षरों में प्रयोग में हमेशा गलती करता है, मतलब कैपिटल और स्मॉल जो हमारी ABCD होती है उसको ठीक प्रकार से वो मैच नहीं कर पाता, उसको लिखने में हमेशा क्या करता है, गड़बड़ी करता है। इसके बाद बात करें हम डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, जिसमें बच्चा गणित संबंधी गलतियाँ करता है, जैसे अंकों को उल्टा लिखना है ना, 6 को क्या करा उसने, 6 को 9 लिख सकता है, सॉरी 3 नहीं है ना, 2 अंकों की संख्या को क्या कर सकता, पलट सकता है। जैसे 36 को क्या लिखा, 63 लिख दिया, 96 को क्या लिखा, 69 लिख दिया। इस प्रकार से अगर कोई 2 नंबर वाले डिजिट से ले दिए हैं मतलब बच्चों को, तो क्या है उस चीज़ में आपस में क्या करेगा, उसे पलट देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, यह विशिष्ट अक्षमता गामक कौशल विकास में कमी को दर्शाता है। यह बच्चों को सूक्ष्म गामक कार्यों के नियोजन एवं पूर्ण करने में
में कमी को दर्शाता है। यह क्रियात्मकता के विभिन्न क्षेत्रों की कमी को दर्शाता है। तो विभिन्न तरह साधारण गामक क्रियाएं जैसे हाथ हिलाना, ब्रश करना आदि बच्चों में क्या है, कमियां देखने को मिलती हैं। तो बखिया चलना एवं पलटने में क्या है, समस्या देखने को मिलती है। हमने कई बार डिस्कस किया है मोटर्स के बारे में, देन फाइन मोटर एंड देन ग्रॉस मोटर। इस तरह की जो एक्टिविटी से बच्चा करता है, यहाँ लिख रखा है बखिया चलना, पलटना, कूदना, भागना, इस तरह की क्रिया करना जो हमारी ग्रॉस मोटर से रिलेटेड होती हैं, बच्चों को वो करने में भी समस्या होती है। जो हमारी फाइन मोटर होती है, अपने हाथ का यूज़ करके जैसे हाथ हिलाना, ब्रश करना, शू के लेसेस बांधना, हाथ धोना, साबुन का टैप खोलना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ में बच्चा क्या है वो नहीं कर पाता, उन बच्चों को डिस्लेक्सिया होता है। तो हमने सब कुछ पढ़ा अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। अब हमने लास्ट था हमारा टाइप्स, हमने वो टाइप्स भी देख लिए हैं। देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।